नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी कांग्रेस के दिग्गजों में चल रहे द्वंद्व को लेकर। जी हां, कांग्रेस के दिग्गजों के बीच द्वंद्व कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह द्वंद्व चुनाव के वक्त पार्टी पर भारी पड़ सकता है। फिलहाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। मुरैना और ग्वालियर की सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों नेता आमने सामने आ गए थे। हालांकि कांग्रेस ने बची तीनों सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन गुटबाजी के चलते इन तीनों सीटों पर फैसला लेना पार्टी के लिए मुश्किल भरा रहा, जिस पर अब बीजेपी चुटकी ले रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दोनों नेताओं के बीच की अदावत अभी और तेज होगी और क्या इस खींचतान का खामियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आज इन सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बची 3 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे प्रत्याशी। क्या गुटबाजी के चलते सीटें थी फंसी? मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर आखिरकार कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन इन सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर शुरू हुई दो दिग्गजों के बीच की अदावत अब और तेज होगी और इसका असर भी चुनाव में जल्द ही देखने को मिलेगा। दरअसल इन 3 सीटों पर फैसला लेना कांग्रेस आलाकमान के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। सियासी गलियारों में अटकलें थी कि इन सीटों पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। दोनों ही नेताओं के बीच प्रत्याशियों को लेकर खींचतान चली, लेकिन अब कांग्रेस ने इन सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो बीजेपी इस देरी पर चुटकी ले रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विकराल और विकट स्थिति होने के बावजूद भी गुटबाजी से उसके नेता बाज नहीं आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच किस प्रकार की गुटबाजी का आलम था कि नेता प्रतिपक्ष को लगभग कोप भवन में जाकर के बैठना पड़ा, तब उनके 3 प्रत्याशियों के टिकट स्वीकार हुए हैं। यह दिखा रहा है कि जीतू पटवारी अपने वर्चस्व और प्रभुत्व को मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऊपर स्थापित नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस ने मुरैना से सत्यपाल सिंह उर्फ नीटू, ग्वालियर से प्रवीण पाठक तो खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया है, लेकिन मुरैना से जीतू पटवारी जौरा विधायक पंकज उपाध्याय के नाम के पक्ष में थे, तो उमंग सिंगार और स्थानीय कांग्रेस नेता नीटू सिकरवार के पक्ष में। इसी तरह ग्वालियर में जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह पूर्व सांसद राम सेवक सिंह गुर्जर को टिकट दिलाना चाहते थे, तो दूसरा खेमा पूर्व विधायक प्रवीण पाठक पर जोर दे रहा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंघार ही जीतू पर भारी पड़े। हालांकि दिग्गजों के बीच खींचतान पर और बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश की 3 लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिए, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है, झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ, तो यह कार्य वो लगातार किसी भी माध्यम से करना चाहती है कि उमंग सिंगार जी के चलते ये सीटों को होल्ड किया गया था। ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी की जोड़ी से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस पहले से ही कमजोर है। ऐसे में सिंघार और जीतू पटवारी के बीच तनातनी ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी है, या यूं कहें कि चुनाव से पहले दोनों दिग्गजों का प्रत्याशियों को लेकर आमने सामने आना पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। खैर, अभी तक सिंगार ही जीतू पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशी पर भारी पड़ेंगे, ये सवाल बना हुआ है। और दिग्गजों के बीच इस खींचतान का असर चुनाव में कितना पड़ेगा, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। आवाज आ रही शर्मा जी आपको? हेलो जी शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरे पास आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है। जी जी। शर्मा जी, अभी आखिरकार कांग्रेस ने टिकट तो घोषित कर ही दी है, लेकिन जिस प्रकार की उठापटक देखने को मिली और उमंग सिंगार पूरी पिक्चर से गायब है। दिल्ली की जो बैठकें हुई थी प्रत्याशी चयन को लेकर, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए। हालांकि जीतू पटवारी कह रहे हैं कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जल्दी मैदान में दिखेंगे। तो अब तो कांग्रेस में बहुत सारे दिग्गज बचे भी नहीं थे, जो बचे थे वो
केवल उमंग सिंगार के कारण ही बहुत सारों को मैदान में उतार दिया गया, क्योंकि उन्होंने भी पासा पटक दिया था कि ये लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा, वो लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा, और दिग्विजय सिंह सहित तमाम नेता मैदान में उतर गए। और अब जब दो ही लोग बचे हैं बड़े शीर्ष पर, और उनमें भी एक खींचतान। देखिए, जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है मनोज जी, तो स्वास्थ्य तो इस समय कांग्रेस का ही खराब है, उसे ही थोड़े विश्राम की जरूरत है, क्योंकि उसके जो चयन का तरीका है, यानी कि राजनीतिक रूप से जो संदेश देना चाहिए, उसमें वो कामयाब नहीं हो रही है। और जब 3 प्रत्याशियों के चयन करने में इतनी दिक्कत आई, और दिक्कत के बाद ये संदेश चला गया कि वर्तमान लीडरशिप के बीच में विवाद है। देखिए, पुरानी लीडरशिप के साथ विवाद होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि पुराने लोग अपना जो है स्थापित जो वो खत्म नहीं करने देना चाहते हैं, और नई लीडरशिप अपना प्रभाव दिखाना चाहती है, तो टकराट की परिस्थितियां राजनीतिक रूप से बनती हैं जी। लेकिन वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में ही ये तनातनी की खबरें आ जाएं, तो या कोई मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाए, तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही बीमार हो रही है, और मध्य प्रदेश में उसकी बीमारी का असर दिखाई दे रहा है। अब आप ये विचार करिए कि पिछले उपचुनाव में जब जिस तरीके से चुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का चयन किया, अब की बार उनको भी दरकिनार कर दिया, तो इसका स्पष्ट संदेश ये जाता है कि अरुण यादव जी को खंडवा क्षेत्र से दूर करने की राजनीति की जा रही है। ये अरुण यादव जी को मालूम था, तो वो गुना से टिकट मांगने लग गए थे जी। उन्होंने विधानसभा के चुनाव में शिवराज जी के सामने चुनाव लड़ा। इसका स्पष्ट संदेश ये जाता है कि अरुण यादव जी को खंडवा में स्थापित होने के लिए न वर्तमान लीडरशिप तैयार है, ना होने देने के लिए, और ना ही पिछली वाली जो पुरानी वाली लीडरशिप थी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी वाली, वो उसने स्थापित होना देना चाहती थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कांग्रेस जो है इतनी बुरी स्थिति में खड़े होने के बावजूद भी अंतर्कलह से ग्रस्त है। तो क्या इसके बारे में संदेश समझे जाएंगे, क्या इनके बारे में माना जाएगा? तो मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा दौर है कि कांग्रेस पार्टी को आंख बंद करके परस्पर विवादों को दूर करते हुए 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए, और 2029 की रणनीति बनाना चाहिए। तो प्रभु जी, रणनीति तो 29 की बन रही है, लेकिन जो शर्मा जी ने कहा, लेकिन बीजेपी भी 29 की रणनीति बना रही है। और जो कांग्रेस के हाल है, ऐसा नहीं लग रहा कि ओटी में मरीज लेटा, आपने उसका पेट फाड़ दिया, और दूसरा जो आपका सहयोगी है वो सुई धागा लेके निकल गया कि ठीक है अब इसके टाँके लगाकर बताओ, वो स्थिति में आ गए। क्योंकि अब 2 ही लोग बचे हैं, प्रत्याशी चयन से लेके सब कुछ में दोनों की चली है। उसके बाद अगर 2-3 सीटों को लेके ये सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, या खींचतान इतनी ज़्यादा मच गई है कि एक लीडर दूसरे मैदान से गायब हो गया है, और ऐसे क्षेत्र के लिए खींचतान मची है जहाँ दोनों का प्रभाव नहीं है, कि एक का निवाड़ में एक का मालवा में है, लेकिन झगड़ा हो रहा है ग्वालियर चंबल के लिए। देखिए मनोज जी, जो विवाद की बात चल रही है, अब ये तो सत्यता जो भी हो, लेकिन निश्चित तौर पर एक चेहरा तो अभी फिलहाल फिल्म से गायब है, और निश्चित तौर पर चुनाव चल रहा है। पार्टी ने दोनों को जिम्मेदारी दी है, दोनों युवा नेताओं को, तो दोनों को मिलकर बराबरी से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। भले संभावनाएं कम है कांग्रेस के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2009 के बाद से ही देखें तो कांग्रेस की संभावनाएं मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं है। लोकसभा चुनाव के नज़रिए से देखते हैं तो पिछले बार ही 1 सीट मिली थी, उसके पहले 2 सीटें मिली थी कांग्रेस को। जरूर 2009 में 12 सीटें उनको मिली थी। यदि पुराना दौर आपको पाना है, कोशिश करनी है, एक की जगह बढ़ाकर 2-3 तक जाना है, तो निश्चित तौर पर दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, पार्टी के लिए प्रचार करना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी। एक दौर वो हुआ करता था कांग्रेस का, जब कांग्रेस में छत्रपात चलता था कि अलग अलग क्षेत्र के छत्रप थे, वो अपने लोगों को टिकट दिलाते थे, पूरी मेहनत उनको जिताने के लिए करते थे। मंच पर भी सारे नेता साथ दिखाई देते थे, भले उनके अंदर कितना भी विरोध क्यों ना हो, अंतर विरोध हो, झगड़े हो, आपस में खींचतान हो, लेकिन जब ऐसा सार्वजनिक मंच पर साथ दिखाई देते थे तो एक दिखना का भी एक अपना एक अलग महत्व होता है। आप साथ दिखाई दीजिए, साथ में जाइए, चुनाव प्रचार में दौड़िए, पार्टी के लिए मेहनत कीजिए, एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में जाइए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। और यदि यही स्थिति बनी रही, जैसा सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को 24 का चुनाव लड़ना चाहिए, 29 की तैयारी करना चाहिए। तो 29 की तैयारी के लिए भी आपको एक साथ दिखना होगा, क्योंकि कमान अब आपके ही हाथ में। बिल्कुल, आपका जो पुराना और वक्त भी आपके पास वक्त है, आपके पास पुराना नेतृत्व है, उसको पार्टी ने किनारे कर दिया आप पे भरोसा करके कि आप लोग कुछ किला लड़ा सकते हैं, इसलिए आप पे भरोसा किया, पुराने नेतृत्व को घर बैठा दिया। कमलनाथ जी की बात करें तो वो आजकल उनको कोई पद नहीं है पार्टी में, दिग्विजय सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया है, वो
यदि जीतते हैं तो ठीक, और नहीं जीतते हैं तो फिर वो जो स्थिति होनी है वो तो होगी ही होगी। तो निश्चित तौर पर तमाम, यदि हम अरुण यादव की बात करें, उनका भी सुनवाई नहीं हुई। अजय सिंह राहुल अपने क्षेत्र तक सीमित हैं, विवेक तनखा चुनाव मैदान से ही बाहर हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये दोनों नेताओं पर ही दारोमदार है, इनको आगे मेहनत करनी होगी, खुद को सामने साबित करना होगा। और भले आप ना जीतें 24 में, भले एक सीट पे ही जीत हासिल करें, लेकिन आप जो जीत का अंतर जो पिछले बार रहा है 5-5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो उस अंतर को यदि कम कर पाए तो भी आपकी बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि आपके हाथ में अभी अभी कमान मिली है और माहौल आपके पक्ष में नहीं रहा है। 163 सीटें अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली है। तो ऐसे में यदि आप कुछ हार का अंतर ही कम कर पाते हैं तो भी आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपस के झगड़ों को दूर करना चाहिए, और यदि ऐसी अफवाहें उड़ रही तो उसको शमन करने के उनको सामने आना चाहिए। भले आप अस्वस्थ हों, आजकल तो नेता जो है बिस्तर पर भी बयान जारी कर देते हैं, वेंटिलेटर पे है तो भी उसका बयान आ जाता है, वीडियो बाइट आ जाती है। तो ऐसी स्थिति यदि है जहां पर तो और एक कदम आगे बढ़ गया कि जेल में तब भी आदेश आ जाता है। जेल में आदेश आ जाता है। और एक तो ऐसा भी है जो लॉरेंस बिश्नोई जैसा हमारे गैंगस्टर जेल में, कि जेल के अंदर से इंटरव्यू देता है, हाँ बिल्कुल, और उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो लगातार इंटरव्यू देता रहता है। तो जब ऐसी स्थिति है, जब एआई का उपयोग हो रहा है हर चीज़ में, तो आप आइए सामने, मिलकर आइए, जो भी ये जो दंत की स्थिति पैदा हो रही है या भ्रम पैदा किया जा रहा है उसको दूर कीजिए। तो आपके जो कार्यकर्ताओं में जो महाप्रलयन हो रहा है, जो भागने का क्रम है, थोड़ा तो कुछ कम होगा। आप साधिए लोगों को, जो पुराने लोग हैं उनको, वो यदि नाराज़ हैं तो उनको मनाने की कोशिश कीजिए, नए लोगों को संदेश दीजिए कि आप रुकिए, पार्टी के बेहतर दिन आएंगे, आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे ही आएंगे। अब देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी 45 साल पहले क्या थी, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर राज कर रही है। 138 साल पुरानी पार्टी जो पहले पूरे देश पर राज करती थी अब सिमटती चली जा रही है। तो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। निश्चित तौर पर जनता जो नई पीढ़ी है उस मतदाता को अपने प्रभाव में लीजिए, उसकी बातों को उठाइए, मुद्दों को उठाइए। अब आप मुद्दे ही नहीं उठाएंगे, केवल बयान तक सीमित रहेंगे, तो निश्चित तौर पर फिर आपके साथ कोई नहीं जुड़ने वाला है। बिल्कुल, संघर्ष आपको जमीन पर करना होगा, तभी जाकर आपके साथ लोग जुड़ेंगे, और संघर्ष भी एकजुटता के साथ करना होगा। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, संघर्ष तो चल रहा है लेकिन एक अलग तरीके का चल रहा है, ये कह सकते हैं। और दूसरा, प्रभु जी ने कहा स्पष्ट करना चाहिए। तो प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि वो अस्वस्थ हैं। तो जो हमने भी बात चर्चा की है कि नेताओं को अगर छींक भी आती है तो वो ट्विटर है या सोशल मीडिया पे एक्स जिसका नाम होगा उस पर तमाम सारे उनके समर्थक हैं, वो उस पर डाल देते हैं। लेकिन दूसरे पक्ष से बिल्कुल खामोशी ओढ़ी हुई है, इस कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है कि वो वाकई में बीमार हैं, नहीं हैं, नाराज़ हैं, कोप भवन में बैठे हैं या कोई और कारण है। और अब तो प्रत्याशी उनकी मर्जी के आ गए दोनों जगह, तो अब तो सामने आ ही जाना चाहिए था कम से कम, क्योंकि ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। और जो खजुराहो में जो हुआ है वो भी एक सबक है कांग्रेस के लिए। निश्चित तौर पर मनोज जी, आ जाना चाहिए था सामने। यदि जो आज पहली बार ये बात नहीं हो रही, लगातार इस तरह से पिछले 3-4 दिनों से बात हो रही कि उमंग सिंगार और उनमें खटपट चल रही है, टिकट जब से अटके हुए हैं तब से चर्चा चल रही है। लेकिन कभी भी दोनों ने आकर नहीं कहा कि नहीं हमारे बीच कुछ नहीं है, बेहतर उम्मीदवार देने की कोशिश हो रही है। उमंग सिंगार तो अभी तक सामने आए नहीं है। तो ये जो नई लीडरशिप है, इसके कारण मुझे लगता है कांग्रेस को और चिंतित होने की ज़रूरत है कि नई लीडरशिप भी अपने पुराने फार्मूले पर चल रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से छत्रपों में झगड़े चलते थे, वैसे ही छत्रप बनने की होड़ शुरू हो गई है क्या, ये चिंता की बात है। यदि ऐसी होड़ हो गई है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस यदि जो बदलाव कर रही है उसके आशाजनक परिणाम नहीं आएंगे, क्योंकि आप शुरुआत में जिस तरह से आप में गुटबाजी नजर आने लगी है, आपको एकजुटता दिखनी चाहिए थी कि संगठन बेहतर तरीके से नेता प्रतिपक्ष के साथ काम करे, सदन में भी आप सरकार को घेर सको और सड़क पर भी आप सरकार को घेर सको। तो वैसी एकजुटता अभी तक नजर नहीं आई दोनों में। पहले माना जा रहा था कि पुरानों को बदलाव कर दिया है, अब ये कहा जा रहा था कि बड़े जो नेता हैं, दिग्गज नेता, वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से आलाकमान ने उनके सिर पर हाथ रखा है कि बड़े नेताओं को किनारे कर दिया, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि पहली बार वो दिग्गजों के, छत्रपों के मोह से, मतलब कांग्रेस उनके पास से मुक्त हो सकती है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी किस पर है? एक नई लीडरशिप पर है। वो चाहती है तो नई इबारत लिख सकती है मध्य प्रदेश में, वरना आप देखिए कि परिस्थितियां वैसी ही हो जाएंगी। फिर वो नहीं, उसी लीडरशिप के भरोसे पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप असफल हो जाओगे तो ठीकरा आप पर ही फूटेगा। और जब आलाकमान के सामने भी आप इस तरह से गुटबाजी दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर गलत संदेश जाएगा। आपको एकजुटता दिखानी चाहिए। हमने देखा किस तरह से अरुण यादव ने, अजय सिंह ने किस तरह से मेहनत की थी, वहां पे कोई झगड़े नहीं नजर आए थे। सरकार बनती, किसको फायदा मिलता किसको नहीं, ये तो बाद में तय हो जाता है कि आपको फायदा कांग्रेस को कांग्रेस को तो फायदा हुआ था। आप देखिए किस तरह से अरुण यादव ने मेहनत की थी, अजय सिंह राहुल भैया ने मेहनत की थी, तो उसका असर दिखा था। तो ऐसी ही मेहनत आपको यहाँ करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर यदि आप अस्पताल में भी हैं
तो अब तक आपकी वीडियो वायरल हो जाती, ट्विटर पे ट्वीट कर देते कि मैं अस्पताल में हूँ, ऐसी कोई खबरें नहीं है। और अस्पताल से ही यदि दिल्ली में बैठक हुई थी तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे, प्रदेश अध्यक्ष ही हालचाल जानने चले जाते, एक फोटो वही बाहर कर देते कि देखिए साहब अस्पताल में अस्वस्थ हैं या बीमार हैं, उनका हालचाल लेने। तो आप मैसेज देने के आपके पास लाख तरीके हैं, लेकिन दे क्यों नहीं रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल की वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और बीजेपी फायदा उठा रही है कि देखिए गुटबाजी फिर शुरू हो गई और कार्यकर्ता में गलत मैसेज जा रहा है, उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ेगा। एक गुटबाजी हो जाएगी तो अलग अलग नेता फिर बढ़ जाएंगे। अभी एक ऐसी हालात हैं कि आपको नया नेतृत्व मिला है, युवा हैं तीनों के तीनों, उपनेता प्रतिपक्ष भी, तीनों मेहनत करें, एकजुटता दिखाएं, ये दिखाएं कि कांग्रेस अब एक हो गई है, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, नया कोई छत्रप है, ना कोई गुटबाजी है, ना कोई छत्रप बनने की होड़ लगी हुई है। आप यदि इस तरह से झगड़ेंगे, अरुण यादव को किनारे लगा दो, उपनेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, इनके 3 नए गुट खड़े हो जाएंगे तो ये गुटबाजी भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगी। तो मुझे लगता है कि एकजुटता दिखानी चाहिए। इस बात से मैं प्रभु जी की सहमत हूँ, सुरेश जी की भी बात से सहमत हूँ कि अब समय आ गया, आप बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं, जो दिग्गज नेता है उनसे मुक्त होना चाहते हो तो ये अच्छा समय है। भले ही आप आज की तारीख में असफल हो जाएंगे तो कोई आप पर ठीकरा नहीं फोड़ेगा, लेकिन दिखाना तो एकजुटता पड़ेगी शर्मा जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना कि अगर हम देख रहे हैं कि ये अच्छा मौका था कांग्रेस के पास कि ग्वालियर चंबल में विधानसभा के हिसाब से देखें तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां बन रही हैं अब कि अगर बड़े नेता आपस में उलझे हुए हैं और आप नए कार्यकर्ता तैयार करने की जगह आपको अगर टिकट देना था, हम देख रहे हैं कि इसी ग्वालियर में आप बीजेपी से आज सतीश सिकरवार को टिकट दे देते हैं, महापौर के लिए उनकी पत्नी शोभा सिकरवार को दे देते हैं और अब मुरैना में लोकसभा के लिए उनके भाई सतपाल सिंह सिकरवार नीतू को। तो एक तरफ तो आप गद्दार कहते हैं बीजेपी से आए नेताओं या जो चलेगा उनको, और दूसरी तरफ ये दूसरी पार्टी से जो लोग आए हैं अपने नेताओं की कीमत पर आप उनको टिकट भी दे रहे हैं और आपस में अपने नेताओं में ठनी हुई है उनके कारण। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस अपनी तरफ से कुछ बातें डिसाइड नहीं कर पा रही, क्योंकि वो भय में है। अभी उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये वाला चुनाव हमारे लिए टफ है और बीजेपी का वातावरण है, इसलिए बीजेपी के लोगों को टिकट देने में जिस तरह से ग्वालियर अंचल में दिखाया है, जो रुचि दिखाई है, उसका एक बड़ा कारण यही है। और ये मानते हैं कि शायद सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस वर्सेस भाजपा का जो वातावरण है उसका लाभ उठाया जा सके, जैसा ग्वालियर के मेयर में और 2 बार के विधायक के सतीश सिकरवार वाले मामले में उठाया जाए। तो इनके पिताजी गजराज जी पहले रहे हैं और अभी जो है सत्यपाल जी को मुरैना में लड़ाया गया है, क्योंकि अब इसमें ये देखना है कि ठाकुरों में प्रभाव नरेंद्र सिंह जी ज्यादा डाल पाते हैं या गजराज सिंह जी ज्यादा डाल पाते हैं, ये तो एक बात है। कांग्रेस को एक दूसरा भय है मनोज जी, ये समझने वाली बात है, राजनीतिक दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, विश्लेषण की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 2014 के यदि चुनाव का हम विश्लेषण निकालते हैं तो कांग्रेस को वोट मिले थे, 2014 की बात कर रहा हूँ, 35.4% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली थी उनको। और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसके अंदर 34.5% वोट मिले, यानी कि 0.9% की गिरावट, 1% की गिरावट भी नहीं आई और सीट एक ही मिली, बाकी की सब खत्म हो गई। तो कहने का अभिप्राय इसमें ये है कि कांग्रेस पार्टी के वोट में गिरावट नहीं आ रही। यदि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपन देखते हैं तो 2014 में कांग्रेस को 19.31% वोट मिले थे और 2019 में वो उसमें कुछ बढ़ोतरी आई और 19.49% हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि कांग्रेस के वोटों में कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। विधानसभा हमने देखा 40% वोट शेयर मिला उनको। किनको? हाँ, विधानसभा में मिला। मैंने ये लोकसभा के आंकड़े दिए, नहीं मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जी। विधानसभा के आंकड़ों को मैंने लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में आंकड़े दिए हैं। विधानसभा में तो निश्चित रूप से उनको अच्छा वोट प्रतिशत मिला। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भाजपा की ताकत में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें कांग्रेस में गिरावट कम हो रही है, क्षेत्रीय दलों में ज्यादा हो रही है। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस ने 2009 में 28% पूरे देश भर पे वोट मिले थे, जिसमें 8-9% की गिरावट आई जो भाजपा की फेवर में चला गया। तो कुल मिलाकर के कहने का पर 14 मोदी जी की सरकार बनने के बाद के 2 चुनाव में उन्होंने जो है अपने प्रतिशत को 19.19 के आसपास में बना करके रखा। तो ये जो दहशत है कांग्रेस में, नेतृत्व और नीतियों का अभाव है, या यूं कह सकते हैं कि देश के सामने वो क्या देना चाहते हैं वो खुद कंफ्यूज है। एक इतना बढ़िया उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उस पर एक ही सवाल के अंदर उसकी हवा निकल जाती है कि भैया ये सब व्यवस्थाएं आज क्यों कर रहे हो और कहां से करोगे। बस इस सवाल के अंदर इसकी सारी की हवा निकल जाती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ऐसी स्थिति में 2 चीजें स्पष्ट है कांग्रेस को अपने लिए करना चाहिए। पहला ये करना चाहिए कि नेतृत्व को देश के सामने विजन देना चाहिए
आपसी टकराट को बंद करना चाहिए और मतदाताओं को कनेक्टिविटी वाले आयोजन करना चाहिए। मुझे लगता है ये उसके लिए सबसे बेहतर है। लेकिन दूसरा विपरीत में आप देखेंगे तो भाजपा के अंदर जिस तरह भगदड़ यानी रेलम पेल मच रही है लोगों के आने की, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो ये जो कांग्रेस को लॉस हो रहा है, ये लीडरशिप यदि 3 टिकटों के लिए आपस में कोप भवन में जाने की पोजीशन होगी तो अपने लोगों को रोकेगी कैसे? तो प्रभु जी रोकेंगे कैसे, सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात है कि वोट शेयर आपका इंटेक्ट है लगातार, लेकिन धीरे धीरे ऐसा तो नहीं जो हम देख रहे हैं कि बाकी राज्यों में हुआ कि क्षेत्रीय दलों ने पहले उनका स्पेस खत्म किया, फिर बीजेपी ने कांग्रेस को खत्म किया, उस स्थिति की ओर कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश या बिहार उधर छोटे दल उधर से देखते हैं जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा प्रभावी एक समय मतलब उनका भी वोट शेयर एकदम से नहीं गिरा, लेकिन धीरे धीरे तो वहाँ क्षेत्रीय पार्टियां अपने दम पे सरकार में भी आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश वो स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं रही है। मध्य प्रदेश बाइपोलर पॉलिटिक्स का प्रदेश है। यहाँ पर क्षेत्रीय दल 6-7% से ज़्यादा वोट शेयर कभी हासिल नहीं कर पाया। उसी में घटोती बढ़ोती होती रहती, जो बीजेपी की तरफ चला जाता है, कभी कांग्रेस की तरफ चला जाता है, आमतौर पर बीजेपी की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ कांग्रेस का बिल्कुल सुरेश शर्मा जी सही कह रहे हैं, कांग्रेस का वोट प्रतिशत इंटैक्ट है। मतलब कांग्रेस को वोट देने वाले, कांग्रेस को चाहने वाले मध्य प्रदेश में बहुतायत में लोग हैं बहुत सारे, लेकिन वो कन्वर्ट उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस के नेता नहीं कर पाते हैं। ये कांग्रेस की कमी है जिसको उनको दूर करना चाहिए कांग्रेस को, और वो कमी दूर होगी आपके लगातार जीवन संपर्क से, निजी तक सक्रियता से, जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर आने से, सदन में उठाने से, और आपको एक दिखने से कि आप एकजुटता के साथ, यदि अलग अलग क्षेत्रों का प्रभाव वाले नेता हैं आप, तो आपको एक दिखना चाहिए, जनता के साथ साथ आना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आप वो कर सकते हैं और कोशिश की जा सकती है। मध्य प्रदेश में संभावनाएं हैं, संभावना क्षीण नहीं है। मध्य प्रदेश 15 साल बीजेपी की सरकार होने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, बगैर कुछ ज़्यादा मेहनत किए हुए बनी। बहुत ज़्यादा कांग्रेस ने ऐसे आसमानी तूफानी मेहनत नहीं की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी। उस समय तो कांग्रेस ने में बीजेपी के लोगों को भी शामिल नहीं किया था जब उनकी सरकार बनी, लेकिन बाद में अभी किया उन्हें, उसका फायदा उनको नहीं मिला, जिसकी बात अभी कुछ देर पहले भी हम लोग कर रहे थे। तो ये जरूर है कि आने जाने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस से जो जा रहे हैं उसको, कांग्रेस को अभी फिलहाल कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस को इसका दूरगामी नुकसान उन मतदाताओं से होता हुआ दिखता है जो कांग्रेस को वोट देने की सोच भी रहे होंगे, लेकिन उनको लगता है कि अब तो इनके यहाँ कोई धनी धौरी ही नहीं बचा है, सभी भागे जा रहे हैं, किसको देखकर वोट दे, कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है। जो चेहरे हैं उनके आपस के अंतर्द्वंद इतने ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि यहाँ तो कोई संभावना ही नहीं है कि हमारी आवाज़ ही उठेगी, तो फिर उसी छाते के नीचे जाना चाहते हैं, वो जैसा भी है वो उसी छाते में जाना चाहते। तो यहाँ पर आपको एक विकल्प के तौर पर तो खड़ा होना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। तूफान से नहीं बचाएगा, लेकिन बारिश से तो बचा ही लेगा। और ये जो बातें उठती हैं कि आपने एक टिकट के लिए लड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप इसको क्लेरिफाई कीजिए, आखिर आपका प्रत्याशी है, तो आपने चुना है उसको, तो सामने आना चाहिए। ये नहीं कि आप मुंह छुपा कर कोई घर बैठा है, कोई दूसरी बातें कर रहा है। लेकिन ब्रजेश जी एक और बात है, क्योंकि वक्त भी थोड़ा सा कम है, कि एक तरफ प्रवीण पाठक जैसा युवा चेहरा है, लेकिन आप उसकी कीमत पे चाहते हो राम सेवक गुजर बाबू जी को चाहते हैं, जो 2009 में चुनाव जीते थे, नोट फॉर वोट में पकड़े गए थे। हम देख रहे हैं वो नीटू सिकरवार के लिए लड़ लेते हैं, क्योंकि जो 2013 में चुनाव लड़ लेते हैं, 18 में अपने भाई के लिए उन्होंने सीट छोड़ दी थी मुरैना से। आप उनको 10 साल 11 साल बाद आप उन पर दाव लगाने तैयार हो जाते हो। अरुण यादव जो सक्रिय, आप उनको टिकट नहीं देते हो, नरेंद्र पटेल को आप टिकट दे देते हो। तो आखिर ये जो कसमकस है कि नया लीडरशिप आई है, तो उम्मीद की जाए कि नए चेहरों पर आप दाव लगाइए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए मनोज जी, हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से उपचुनाव में अरुण यादव सक्रिय थे लगातार, उन्हें दिग्विजय सिंह ट्विटर के माध्यम से बधाई भी दे देते हैं, और फिर सर्वे में किस तरह से उनका नाम पिछड़ जाता है। सर्वे कौन करता है, कैसे सर्वे है? कोई घर बैठे आदमी को आप 2 दशक बाद उठाकर आप लादे चुनाव मैदान में उतार देते। तो ये बीमारी अभी नहीं है कांग्रेस की, ये बीमारी लगातार चली आ रही है उनमें, ये बीमारी पहले से है, बल्कि वो नासूर बन गई है। अब नई लीडरशिप से उम्मीद थी कि उस बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन वो भी लगता है कि उसी फार्मूले पर चल रहे हैं, जिनसे उनको लगता है कि दिग्विजय सिंह दिग्गज बन गए हैं, कमलनाथ भी एक दिग्गज बन गए, पचौरी जी बन गए थे, उसी फार्मूले पर हम चलें तो हम भी दिग्गज बन जाएं। पार्टी की चिंता करनी चाहिए, पार्टी की चिंता करेंगे तो अपने आप बड़े नेता बन जाएंगे। तो आपको अभी जो कमजोरियां हैं कांग्रेस की, वो दूर करना चाहिए। आपको अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए संगठन को मजबूत करना चाहिए। आपको अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए एकजुटता से आपको मैदान में मुद्दों पर बात करना चाहिए, विवादित बोलों से बचना चाहिए, सुर्खियों में आने वाले बयानों से भी बचना चाहिए, और एकजुटता दिखनी चाहिए। इस तरह से झगड़े नहीं होने चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को भी साथ दिए। देखिए बीजेपी में भी लोग आ रहे हैं तो उनको तवज्जो मिल रही है, तो आप उनके कार्यकर्ताओं से कहीं नाराजगी नहीं आ रही है। पुराने लोग हैं,
यदि उनकी किस तरह से उपयोगिता हो सकती है उस उपयोगिता की बात कीजिए, उन्हें वो जिम्मेदारी दीजिए। जो लोग घर बैठ गए हैं, जो सक्रिय हैं, चाहे वो किसी भी खेमे के हों, चाहे आपको लगता है कि उससे पार्टी का हित हो रहा है, तो आप उनको निश्चित तौर पर आगे लाइए। जो जनाधार वाले नेता हैं, कहीं आप जनाधार वाले नेताओं को पीछे धकेलेंगे और अपने पराये में अंतर करेंगे तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा और भविष्य में आपके लिए भी नुकसानदायक होगा। जब आप सफल नहीं होंगे तो आप पे असफलता का ठीकरा फूटेगा। आप जब चाहते हैं, जब सत्ता आएगी, सरकार बनेगी, तभी तो आप में से कोई चुना जाएगा ना, कोई भी चुना जा सकता है उसमें से। तो आपको इस तरह से अभी अपने शुभ लाभ ना देखकर मुझे लगता है पार्टी के हित में ध्यान देना चाहिए, तब जाकर कहीं आप पार्टी का भला कर सकते हो। और वो पार्टी का भला होगा तो निश्चित तौर पर आपका अपने आप ही भला हो जाएगा। तो आप पार्टी ये कह सकते हैं जनाधार की जगह मझधार की ओर बढ़ रही है, उससे उसको बचना चाहिए। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में जो एक कह सकते हैं कि मर्ज बढ़ता गया, जो दवा की नई लीडरशिप आई थी तो बड़ी उम्मीदें थी, कांग्रेसियों की भी थी, वोटर को भी। एक नए विजन के साथ जाएंगे, एकता दिखाएंगे और मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हो इसके उल्टा रहा है कि एक तरफ कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच भगदड़ मची हुई है और जो टिके हुए हैं उनमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई है। तो ये होड़ और ये दौड़ जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कांग्रेस के लिए आने वाला समय संकट का ही रहेगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।